हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 5 मार्च को हुए एसएसटी के मंथली टेस्ट का आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। पहला ऑप्शन था पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश या चौथा था उत्तराखंड। तो दिए गए राज्यों में से जो उत्तराखंड है वहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। पहला ऑप्शन था 50%, दूसरा 60%, तीसरा 33% या चौथा ऑप्शन था 55%। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भाग पर वन होनी चाहिए, इसलिए इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा था औसत साक्षरता दर, तीसरा था लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और चौथा था इनमें से सभी। तो सामान्य किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी पर निर्धारित की जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। पहला ऑप्शन था बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल या चौथा ऑप्शन था पाकिस्तान। तो दिए गए देशों में से जो श्रीलंका है उसकी स्थिति मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। पहला ऑप्शन था दार्शनिक, दूसरा ऑप्शन था चित्रकार, तीसरा ऑप्शन था राजनीतिक या चौथा ऑप्शन था क्रांतिकारी। तो फ्रेडरिक सरियू एक चित्रकार थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि श्रीलंका आज़ाद हुआ। पहला ऑप्शन था 1947 को, दूसरा 1950 को, तीसरा 1948 को या चौथा ऑप्शन था 1945 को। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी को आज़ाद हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला उपाय है समोचन रेखीय जुताई करके, दूसरा है सीढ़ीनुमा खेती करके और तीसरा है फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाकर। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देश की वर्गीकरण हेतु किस मापदंड का उपयोग किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देश के वर्गीकरण हेतु प्रति व्यक्ति आय जैसा मापदंड का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि बेल्जियम और श्रीलंका की समस्या क्या थी। तो इस सवाल का सही जवाब था कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों को सामाजिक और भाषाई विभिन्नता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेल्जियम में दो मुख्य भाषाई समुदाय थे, डच भाषी और फ्रेंच भाषी। फ्रेंच भाषी लोग आर्थिक रूप से संपन्न और सत्ता में प्रभावशाली थे, जिससे डच भाषियों में असंतोष फैल गया। राजधानी ब्रुसेल्स में भी भाषाई संतुलन की समस्या थी। इन समस्याओं को हल करने के लिए बेल्जियम ने एक विशेष व्यवस्था अपनाई, जिसमें सभी समुदायों को समान अधिकार और सत्ता में भागीदारी दी गई। दूसरी ओर श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो प्रमुख समुदाय थे। 1956 में श्रीलंका सरकार ने सिंहली भाषा को ही एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया और तमिलों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस भेदभाव के कारण तमिल समुदायों में असंतोष बढ़ा और देश में जातीय संघर्ष शुरू हो गया। बेल्जियम ने अपनी समस्या को साझा सत्ता के जरिए सुलझाया, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की नीति ने समस्या को और बढ़ा दिया। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि नेपोलियन संहिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब था कि नेपोलियन संहिता की 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान थे। इस
संहिता ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और सभी लोगों को समान अधिकार दिए। सब विशेषता है कि संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया। इस संहिता के तहत निजी संपत्तियों के अधिकार की सुरक्षा की गई, जिससे व्यापार और संपत्ति की व्यवस्था बेहतर हुई। और तीसरा विशेषता है कि समाज में कानून का एक रूप स्थापित किया। नेपोलियन संहिता ने पूरे फ्रांस में एक समान नागरिक कानून लागू किया, जिससे न्याय व्यवस्था स्पष्ट और संगठित बनी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं: जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से होता है। यह काफ़ी उपजाऊ होती हैं तथा प्रायः सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी एक महत्वपूर्ण मृदा है तथा देश के विस्तृत क्षेत्र में इसका विस्तार है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI किसे कहते हैं, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक एक ऐसा माप है जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के अनुसार सामान्य है या नहीं। यह व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा का अंदाज़ा लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। BMI की गणना इस प्रकार की जाती है। व्यक्ति की वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का 5 मार्च को हुए मंथली टेस्ट का आंसर के। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।